सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके? सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? यानी x और y की वैल्यू क्या रखी जाए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन तो आप कहेंगे कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies the equation is called solution of linear equation in two variables, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। यानी x और y की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को आप सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब हम वन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जैसे सपोज किया हमने कि हम लिखे थे अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दिए, तो x और y की जहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं, हम इसी का तो ग्राफ बना रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही तो ग्राफ बना रहे थे। तो ग्राफ पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स थे वो सब क्या थे? इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस थे। यानी ग्राफ पे कितने पॉइंट आ रहे थे? बहुत सारे, ढेरों पॉइंट आ रहे थे। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हम एक इक्वेशन के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसके। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि जब हम ग्राफ बना रहे थे तो आपने देखा होगा ग्राफ कहाँ तक जा रहा था किसी को नहीं मालूम। हम ग्राफ के आगे पीछे एरो क्यों लगा रहे थे? क्योंकि ग्राफ कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है, कहाँ से चला है ये भी किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो ग्राफ अंत से चला है, मतलब अंत से चला है और अनंत तक जाएगा। ठीक है, और उस ग्राफ पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो सब उस ग्राफ पे आने वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर इसके सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे हम ग्राफ बना के दे रहे हैं आपको, x की जहाँ 0 रखते थे रख दिया 0, y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 2। अब ये डिब्बे में हो गया बंद। ठीक, अब हम रखते थे y की वैल्यू 0 रखते थे, x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये दूसरा डिब्बा आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको देखिएगा यहाँ पर क्या मिल गया? एक पेयर ऑफ वैल्यू ये मिल गई, एक पेयर ऑफ वैल्यू ये मिल गई, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ वैल्यू मिल गई। कम से कम 2 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हमको चाहिए होती हैं जब हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो कम से कम हमें 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन की हमको ज़रूरत होती है, तभी हम ग्राफ बना पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। y एक्सिस, x एक्सिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3
-4 -5, ठीक। तो 0,2 यहाँ पर है, ठीक। अब 2,0 क्योंकि ये क्या है 0,2, पहले x लिखते हैं, तो ये क्या है 2,0, तो 2,0 ये है, 0,2 कहाँ पे है, 0,2 यहाँ पे है, ये 2,0 है। इसको आप मिला दिए, इसको आप मिला दिए। अब ये नीचे तक गया, ये ऊपर तक गया, ठीक, ये ऊपर तक गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ पर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी देखिएगा, ये भी देखिए, ये भी इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। पेयर ऑफ वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये सारी इस ग्राफ पर आने वाली सभी वैल्यूज़, ये भी आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी वैल्यूज़ जो इस ग्राफ पर आ रहे हैं, ये सब उस लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। यानी अगर आप देखिए यहाँ पर 0,2 आ रहा था, तो 0,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2,0 आ रहा था, अब आपने यहाँ पर क्या रखा, 2, यहाँ पे रखा 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। आप देखिएगा, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो आप देखिएगा 1,1, 1,1, 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 + 1 2, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे इस ग्राफ पर, और वो सब उसके सोल्यूशन होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव infinitely many solutions। कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब ये जो बात थी वो एक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी अगर एक इक्वेशन आपका लिखा है 2 वेरिएबल का, तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, उसका आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर एक इक्वेशन की बात कर रही है। अब हम बात करेंगे एक इक्वेशन नहीं 2 इक्वेशन के बारे में, क्योंकि आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना होता है कई दफ़ा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन भी आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations in 2 variables, in 2 variables, ठीक है। जैसे अगर हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर एक इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। अब देखिएगा 2 इक्वेशन है तो उनके क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको जानना है, ठीक। 1 सेकेंड लेट मी चेक, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, रिकॉर्डिंग रुकी नहीं थी, ठीक है। देखना पड़ जाता है कई बार और डिस्टर्बेंस भी होती रहती थोड़ा बहुत। तो देखिए ये बहुत ही मेहनत से लेक्चर रिकॉर्ड हो पाता है, क्योंकि आसपास इतनी डिस्टर्बेंस होती है और बगल में ही हमारे रूम के जस्ट बगल में ही रोड है,
तो कितने ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होते हैं, फिर भी हम बहुत सारे नॉइज़ को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो पाते हैं। 99% हम लोग कामयाब हो पाते हैं। लेकिन आप समझिए, ये लेक्चर बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से बनाया जाता है, आप इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। ये आप लोग को लगता होगा वहाँ पे बैठे बैठे कि कितने आसानी से आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जितने मुश्किल से बनाते हैं हम लोग जानते हैं, बहुत मुश्किल होती है लेक्चर को रिकॉर्ड करने में खासकर, और उसके बाद अपलोड करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमारे पास दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इन दोनों का, ठीक। तो अब हमारे पास x और y की जो वैल्यू होगी, जो दोनों को सेटिस्फाइज करेगी, x और y की जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ वैल्यूज, वैल्यू या फिर वैल्यूज, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू या फिर वैल्यूज हो जाएगा। पेयर ऑफ वैल्यू भी आ सकती है, एक ही भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है, ठीक है। पेयर ऑफ वैल्यूज और वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x एंड y विच satisfies बोथ इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइज होना जरूरी है, अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइज होना जरूरी है। अब देखिए कंडीशन लिखिए, conditions first for unique solution यानी हमें x और y की, देखिए पहले क्या मिला था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, यानी x और y की, x के मान लिया 1i वैल्यू, y की 2i, तो 1,2, बस 1,2 ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन दोनों का 1,2 ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल होता है, देखिएगा, तब पॉसिबल होता है जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं, तब आपका क्या होता है, यूनिक, ठीक है। फॉर द यूनिक सॉल्यूशन आपके लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इनके और इनके दोनों द्वारा बनने वाली जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पोजीशन, वही कोऑर्डिनेट इनका जो है यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसीलिए हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आए तो। सेकंड, फॉर नो सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, अब आपका आ गया है फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, वो आप देख लीजिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड शुड नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, यानी दोनों लाइंस, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी ये इनके द्वारा बनने वाली लाइन और इसके द्वारा बनने वाली लाइन, दोनों ही लाइन पैरेलल होगी, कहीं पर मिलेगी नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन की कंडीशन भी कहते हैं इसको, पैरेलल लाइंस की कंडीशन भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखिए थर्ड, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस,
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जैसे आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता था, जब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो उसकी जो सॉल्यूशन आती थी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता था। तो यहाँ पर भी ठीक वही तरीका है कि जब इन दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस में क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस, ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा उसकी कंडीशन देख लीजिए आप। कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने बताया था कि इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ नहीं बदलता। यानी ये दोनों लाइनें मिलकर भी एक लाइन हो गई, ये दोनों लाइनें मिलकर भी एक लाइन हो गई, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, कोइंसिडेंट हो गई। क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, ये दोनों लाइनें मिलकर भी एक लाइन ही बना पाई, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और दोनों लाइनें कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइए, कहीं कोई दिक्कत? अब हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन आता है। और कैसे यूनिक सॉल्यूशन मीन्स दोनों लाइनें कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, और नो सॉल्यूशन में दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में दोनों लाइनें में समझ रहे हैं ना आप, इन दोनों इक्वेशन के द्वारा बनने वाली लाइंस की ही बात हो रही है। इन दोनों इक्वेशन के द्वारा बनने वाली लाइंस की ही बात हो रही है। वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे। satisfy तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरे रहते टेंशन फ्री रहिए आप, हमको सारी टेंशन लेने दीजिए। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है ना? सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल 2x + y = 1, ऐसे लिख देते हैं 2x + y = 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं x + 2y = 2। ऐसे ये दो हमने इक्वेशन ले लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इनको बोलते हैं। अब देख लीजिए, ग्राफ बनाइए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 ठीक, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन 2x + y = 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो x की जहाँ हमने रखा 0, तो y की वैल्यू आ गई 1, तो ये हमको मिल गया एक। अब हमने y की जहाँ रखा 0, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। क्या मिल गई? 1/2।
तो पहला है 0,1, 0,1, तो यहाँ पर है आपका ये, ठीक। अब आपका दूसरा है 1/2,0, तो 1/2 यहाँ पे है और ,0 ये है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बनने वाली जो लाइंस हैं वो ऐसे कुछ जाएंगी, ठीक, कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक, कुछ ऐसे जाएगी। अब इसमें देख लीजिए दूसरे वाले में देखिए, यानी x + 2y = 2, इसमें आप देखिए तो क्या होगा, x की यहाँ 0 रखेंगे तो x की जहाँ हमने रखा 0 तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 1, ठीक है। y की वैल्यू अगर हमने रखा 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, यहाँ तक क्लियर हैं। 1 सेकेंड, यस, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं यहाँ पर। ओके, कनेक्शन सही है, रिकॉर्ड हो रहा है उधर, सही से चल रही है रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक, कोई बात। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वायर बच गया था। x = 0 और y = 1, 0,1, 0,1 यहाँ पर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए 2,0 कहाँ पर है, 2,0 ये, ठीक। अब ये दोनों लाइंस देखिएगा, देखिए एक लाइन क्या है ये, ठीक, एक लाइन क्या है ये, ठीक है। ये दोनों लाइन से आपको दिख रही हैं, दोनों लाइन दिख रही है, ये कर्व थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, और इंटरसेक्ट कर भी कहाँ रही हैं, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा 0,1 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो यही आया है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वही दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन भी होगा 0,1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि x 0 और y की वैल्यू 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x0 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर आपने रख के भी देखा x0 y1 इसको सेटिस्फाई किया, x0 y1 इसको भी सेटिस्फाई किया। तो फॉर्चुनेटली हमको जो है यही पॉइंट भी मिल गया, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था वो भी हमको मिल गया। हम यहाँ पे बताना इतना चाहते थे कि अगर देखिएगा यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक। तभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यही इनका सॉल्यूशन भी है, यही इनका क्या है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अब A1/A2 क्या था यहाँ पे, 2/1, ठीक, 2/1, और वो डज नॉट इक्वल टू है 1/2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 1/2, तभी ऐसा लाइन मिलेगी हमको, इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी मिल पाए, अदरवाइज नहीं मिल पाती, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 2 ले लिए, हम लोग, और 2 एग्जांपल्स में हम लोग लिए 3x + y इक्वल्स टू 3 ले लिए, चलिए इक्वल्स टू 3 ले लिए, ठीक। और देखिएगा, और यहाँ पर हमने ले लिया x प्लस या 1/x + y/3 ले लीजिए, x + y/3 = 1 ले लिए। अगर ऐसा ले लिए तो क्या हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये निकालते हैं सबसे पहले। तो A1/A2 मीन्स 3/1, ठीक है, और B1/B2 मीन्स y यहाँ पर है, y का कोफिशिएंट 1, 1/1/3 दैट इज इक्वल टू 3/1 फिर से आ गया, 1/1/3 दैट इज 3/1 फिर से आ गया। C1/C2 यहाँ पर 3/1 वो भी दिख रहा है, 3/1 वो भी दिख रहा है, यानी तीनों इक्वल हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं,
तीनों अगर आपस में इक्वल है तो दोनों इक्वेशन के द्वारा बनने वाली जो लाइन होगी वो सेम लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन होगी। यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। हमने दोनों इक्वेशन लिया, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू निकाली। तीनों आपस में इक्वल हैं और तीनों आपस में इक्वल होते हैं तब क्या होता है, तब दोनों जो लाइनें होती हैं एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ओवरलैप करती हैं। अब आप देखिएगा कि हम इनका दोबारा से यहाँ पे ग्राफ बना दे रहे हैं। हम ग्राफ बना दे रहे हैं आपका। ठीक, हम आपका ग्राफ यहाँ पर बना दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ग्राफ हम आपका बना रहे हैं यहाँ पर। ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, -1 -2 -3 -4 -1 यहाँ है, -2 -3 -4 -5। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब देखिएगा, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमने x की जहाँ रखा 0, x की जहाँ जब 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी 0,3 यहाँ पर हमको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब आइए देखिए, अब y की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, यानी 1,0। x पहले लिखते हैं, याद रखिएगा x पहले लिखते हैं, तो 1,0 आपका यहाँ पर हो गया। ठीक, तो ये लाइन आपकी मिली, ये लाइन आपकी मिली। ठीक, ये लाइन आपकी मिली। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू जैसी रखी 0 तो y की वैल्यू आ गई क्या? 3, y की वैल्यू आ गई क्या? 3, y की वैल्यू आ गई 3 आराम से। ठीक, अब देखिएगा, अब हम y की वैल्यू रखते हैं 0, y की वैल्यू रखे 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1, x की वैल्यू क्या आ गई? 1, यानी सेम यही दोनों सेम चीज़ें यहाँ पर मिल गई, यानी ये दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडीशन भी ऐसा ही हमको बता रही है, ओवरलैप कोइंसिडेंट हो रही हैं, कोइंसिडेंट। दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट क्यों हो रही है? क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, इसलिए दोनों इक्वेशन के द्वारा बनने वाली जो लाइंस हैं वो कैसी हैं? कोइंसिडेंट हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इसलिए इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये पूरा लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इनके सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इनके। क्या हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइए? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अब हम इधर वाला रब कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिएगा ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब हम लोग नो सॉल्यूशन वाले पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नो सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेते हैं। किसका ग्राफ? नो सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। नो सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। 1 सेकेंड कैमरा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, बट द वायर इज कटिंग परेशान। ठीक, वायर परेशान करता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्लियर है सारी चीज़ें। ओके, अब हम नो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। थर्ड नो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे 2x + y = 1, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे
x प्लस 1/2y या y/2 इक्वल्स टू 4 ऐसा हमने लिख दिया इक्वल्स टू 4। ठीक, अब हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 की चर्चा कर लेते हैं। तो a1/a2 मीन्स 2/1 दैट इज 2/1, b1/b2 मीन्स 1/1/2 दैट इज आल्सो 2/1, c1/c2 मीन्स 1/4, यानी ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये कंडीशन किसकी थी? ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस की कंडीशंस थी। ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस थी। अब हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू हमने रखा 0, x की वैल्यू हमने रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, अब हमने y की वैल्यू रखी यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम इसी में बना दें, ये 0,1 है, इसी में बना दें, इसी में, चलिए इसी में बना देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी में बना देते हैं हम लोग। ओके 4 5 1। ठीक, अब हम इसमें बनाते हैं 0,1 यहाँ पर होगा, ये है 0,1। अब यहाँ पे 4,0 x पहले लिखा जाता है, 4,0 यहाँ पर है। ठीक, तो ऐसे कुछ लाइन हमको दिखी, ऐसी कुछ लाइन हमको यहाँ पर दिख गई। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन हमको दिखी यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा, अब इसका ग्राफ बनाइए, अब इसका ग्राफ बनाइए। हमने इसमें रखा x = 0, इसमें रखा x 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, अब इसमें y की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो पहला क्या है 0,8, तो ये तो काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, ठीक, 5 6 7 8 6 7 8। ठीक, तो 8 यहाँ पर आ गया पहला 0,8। अब देखिएगा नीचे क्या है 4,0, तो 4,0 1 सेकेंड, हमने यहाँ पर रखा क्या y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4,0 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कहीं गलती हो रही है ना, तो हमने यहाँ पर यहाँ पर y = 0, ये पहले क्वेश्चन का था y = 0 का, तो x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 1/2 होगा। y की वैल्यू 0 की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, कितनी आएगी 1/2। ठीक, तो y तो यहाँ पर सही है, इसको ग्राफ को भी आपको बदलना होगा, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होती है, यही उम्र है कर ले, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो आपका ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए 1/2,0 है, तो 1/2,0 यहाँ पर है। ठीक, तो आपका जो ये मिला पॉइंट, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक, वो स्ट्रेट लाइन आपकी ये है। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से 0,8, तो यहाँ पर ये हो गया। अब 4,0, तो 4,0 ये है। ठीक, स्केल इतनी बड़ी हमारे पास नहीं है, आपको दिखना चाहिए सही तरीके से, कि पैरेलल आपको सही तरीके से दिखना चाहिए।
सही तरीके से आपको पैरेलल दिखना चाहिए, तो पहले हम इसको डॉट 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 से मिला लें। ठीक, अब देखिएगा ये इसकी लाइन होंगी। ठीक, अब ये दोनों लाइनें आपको पैरेलल दिख रही होंगी, पैरेलल दिख रही होंगी। ये दोनों लाइनें कहीं पर काट नहीं रही हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्ट करती तो कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती तो क्या होता, कोइंसिडेंस लाइन होती, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता। तो ये दोनों लाइनें हो गई पैरेलल, कहीं पर कट कर नहीं रही हैं, तो इनका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ये पैरेलल लाइंस हैं और नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस क्या हुआ, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 था, इसलिए दोनों लाइनें कैसी आ गई आपकी, दोनों लाइनें इसीलिए आपकी कैसी आई हैं, पैरेलल लाइंस आई हैं। दोनों लाइनें आपकी कैसी आई हैं, पैरेलल लाइंस आई हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को बताएं हमको, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है कहीं से भी। बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही है, सॉरी फॉर द नॉइज़। थोड़ा सा रोड है सामने, बड़ी दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स रियली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। जो रास्ता है ना बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, और ख़ासकर जब ट्राली आती है, ट्राली जानते हैं ना आप लोग, बहुत आवाज़ करती है। हम क्या बताएं, कभी कभी तो बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन जाने दीजिए, जाने दीजिए। इन ट्राली वालों को जी लेने दीजिए अपनी ज़िंदगी, इन ट्राली वालों को जी लेने दो अपनी ज़िंदगी। बहुत ट्रालियाँ इधर से आती जाती हैं, गलत जगह पर मेरा घर है ना, 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 है ना। ट्राली वालों को जी लेने दो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम भी जिएंगे अपनी ही ज़िंदगी। ठीक है, हम जिएंगे अपनी ज़िंदगी, ट्राली वालों को जी लेने दो अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे क्या लिखा था, सॉल्यूशंस। सी का पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है अभी। ठीक है, तो मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, तो पहला मेथड है जो वो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, फोर्थ होता है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक, चार तरह के होते हैं सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं चार तरीके से, किसी भी पहला लीनियर इक्वेशन का, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा ग्राफिकल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके ऊपर हम चारों तरीके से निकालेंगे। देखिए, x + 2y इक्वल्स टू -1। ठीक, एंड थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, x + 2y इज इक्वल्स टू -1, -1, 2x - 3y
इज इक्वल टू 12। ये है। अब इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो पहला आपको सब्स्टिट्यूशन से बताते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक, सब्स्टिट्यूशन थे, पहला सब्स्टिट्यूशन से बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप पहले वाली इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए और उस x या y की वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसा आप यहाँ पे देखिए, -1 है ना, -1 है, सही है, -1, ठीक। तो आप यहाँ से पहली इक्वेशन से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको सेकंड नाम दे दीजिए, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू वो आ रही है आपकी -1 -2i, ये आ रही है x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, और इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। इक्वेशन सेकंड आपका ये है, ठीक है। आप लिखेंगे 2, x की वैल्यू -1 -2y, ठीक, -3y इज इक्वल टू 12, ऐसा आपका दिया गया है। तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -4y -3y इज इक्वल टू 12, इक्वल टू आपका 12। -3y -4y कितना हो गया, -7y, -7y, 4 और 3 7, -7y, -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14/-7, दैट इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब इसी y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, x -4, 2 2 जा -4 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितने आ रही है वैल्यू बताइए जल्दी से वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, कितनी सॉल्व किए, कितनी आई x की वैल्यू, -4 उधर चला जाएगा, +4 -1 दैट इज़ 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू आई थी -2, y की वैल्यू आई थी -2, x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो y की वैल्यू आई आपकी -2, x की वैल्यू आई कितनी आपकी, x की वैल्यू आई आपकी 3, ठीक, 3। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन था। आप इक्वेशन फर्स्ट में से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। और जैसे ही x और y की वैल्यू, x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसी x और y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। आपको या तो x या तो y की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसी x और y की वैल्यू को फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ पहले इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है और x और y की वैल्यू निकालने के बाद उसे जो है इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है तो आपको x या फिर y की वैल्यू मिल जाएगी और x और y की वैल्यू मिलने के बाद वही x या y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा से पुट कर दीजिएगा। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही है। अब आप देखिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखिएगा सबसे सॉल्यूशन जो है, चारों मेथड से सॉल्यूशन आपका सेम ही आएगा। एलिमिनेशन बाय, यहाँ लिख दे रहे हैं बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम
x या y के कोफिशिएंट को, x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है, तो हम किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके भी कोफिशिएंट को 2 कर लेते हैं। तो इसके कोफिशिएंट को 2 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x मल्टीप्लाई किया प्लस 4y लिख दिया, मल्टीप्लाई किया था, इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो -2। अब देखिए दोनों नंबर सेम आपको दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो हमको x काटना है, y चाहिए हमको, ठीक है, x काटना है। एक काटने के लिए तो मल्टीप्लाई किए हैं ताकि y की वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो काटना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, ठीक, प्लस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -4y -3y -7y, ठीक, +2 + 12 = 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी -2, y की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब इसी y की वैल्यू -2 को इसमें आप पुट कर दीजिए, तो x + 2 × -2 = -1, x -4 = -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आपका आंसर। देखिए y की वैल्यू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। वही चीज़ यहाँ से भी आई थी, वही चीज़ यहाँ से भी आएगी। कोई भी मेथड ऑफ लगा लीजिए, आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, हम एक कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट सेम करने के बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करके वो कोएफिशिएंट हटा देते हैं, सब कुछ वो वेरिएबल हटा देते हैं, उसके बाद वहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं, फिर पुट करते हैं, उसके बाद तो आसान चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर एक आपका वेरिएबल गायब हो गया और एक ही वेरिएबल सिर्फ बचा तो आपका काम तो वैसे भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन का मतलब आपका इतना ही था। अब आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्या है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही बता दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको बताएंगे हम। a1x जो कि आसान हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 = 0, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 लिखा हुआ है, ठीक। तो जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, इसको आप छुपा लीजिए, b1c2 - b2c1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। b1c2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर क्या हुआ b2c1 - b2c1, उसके बाद आप a1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 ऐसे आप कर लीजिए, x की वैल्यू निकल गई आपकी। और y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकालने के लिए आप y वाले को छुपा लीजिए और x वाले को उधर ले आइए, क्योंकि इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे तो x वापस से मिलेगा। तो c1a2 क्या हो जाएगा, c1a2 माइनस c2a1, क्योंकि अगर हम इसको उधर लिखेंगे c1a2 आएगा, ठीक है, और c2a1 आएगा, और c2a1, ठीक, अपॉन वही चीज़ रहेगी आपकी a1b2 माइनस a2b1, यही आपकी सेम चीज़ रहेगी, ठीक। अब आप सेम चीज़ यहाँ पर भी कर लीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने छुपा लिया, लेकिन एक बात ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए एक बात हम बता दें आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो x + 2y, ये भूलिएगा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे +1 = 0 हो गया। अब आपका यहाँ पर क्या हुआ, 2x - 3y
-12 इक्वल्स टू 0 ही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब x की वैल्यू निकालिए, x को छुपा लीजिए, -12 गुणे 2, -12 गुणे 2, ठीक, माइनस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, ठीक, इंटू 2 इंटू 2, -2 इंटू 2। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। निकालिए कितना आया, -24 और माइनस प्लस 3 अपॉन 3 एकम 3 -3, 2 दूनी 4 माइनस का 4 कितना हो गया ये, -21 अपॉन -7 दैट इज़ कितना हो गया 3। x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 आ भी रही थी, x की वैल्यू 3, ठीक। अब देखिएगा आप y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू निकालने के लिए x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं और y को छुपा लेते हैं। तो 1 इंटू 2 कितना हुआ, 1 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 1, -12 इंटू 1 अपॉन तो आपका यही रहेगा, अपॉन तो यही रहता है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, -3 -4 लिख दीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। अपॉन तो सब में यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए a1b2 -a2b1 अपॉन a2b2 a1b2 -a2b1 नीचे वाले तो सेम है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 2 एक कम 2 माइनस प्लस तो +12 अपॉन -7, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 14 अपॉन -7, तो ये कितना हो गया -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू कितनी थी, -2। तो ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही आसान मेथड है। लेकिन याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए ज़रूरी और अहम चीज़ क्या है कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड तो आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता दे रहे हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, पहले देख लीजिए आप लोग, कहीं पर कोई दिक्कत तो आप हमें बताइए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है नहीं होगी। चलिए अब ग्राफिकल मेथड देखिए। ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान है, आप तो ग्राफ बना ही चुके हैं, ग्राफ ही सीख रहे थे, क्लास 9 में स्पेशल ग्राफ ही है। क्लास 9 में जो है आपका ग्राफ ही ग्राफ है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ ही हम पहले बता देते हैं आपको। ग्राफिकल अब एक और मेथड बचा है जो है ग्राफिकल, ठीक। क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था x + 2y = -1, ठीक। 2x - 3y = 12, यही था आपका क्वेश्चन, ठीक। तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक। अब y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, x की वैल्यू कितनी, -1, ठीक। तो ये दोनों आपकी निकल गई, इसके लिए पहले वाले, इसके लिए, ठीक। आप ग्राफ बनाइए यहाँ पर। ग्राफ बना लीजिए, y एक्सिस x एक्सिस, ग्राफ दिख रहा है। लाइन सीधी नहीं बन पाई है, और सीधी लाइन खींच दें हम, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। ये वो आपकी y एक्सिस है, क्या आपकी y एक्सिस, ये आपकी क्या है, x एक्सिस, ये आपकी क्या है, y एक्सिस, ठीक। अब तो दिख रहा होगा आपको, अब साफो साफ दिख रहा है।
अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक, कोई दिक्कत। पहला है 0, y/2 माइनस का, तो -y/2 0, ये है, ये रहा, ठीक, ये रहा, ठीक। अब दूसरा क्या है, -1, -1, -0 कहाँ है, ये है, ठीक। इसके बरक्स हम लोग ग्राफ खींचते हैं, खींच दिया हमने ग्राफ, ठीक। ये ग्राफ जो है ना साफ सुथरा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। यह आपका ग्राफ बन गया, ठीक। अब देखिए दोनों ही जो लीनियर इक्वेशन है उनके ग्राफ जहां पर कट करेंगे वही उनके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ कट करेंगे, ग्राफ क्या करेंगे, कट करेंगे। अब दूसरे वाले के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। इसमें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें x की वैल्यू रखें 0, x की रहा 0 रखें, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, -4, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ठीक, -4। अब इसमें y की जहाँ 0 रखें, y की जहाँ 0 रखें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक। तो एक आपका ये हो गया। अब देखिए 0, -4, 0, -4 यहाँ पर कहीं है, ये है आपका, ठीक, ये है आपका, ये है आपका। और दूसरा है 6, 0, 6, 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 6, ये है 6, 0 ये, ठीक। अब आप देखिएगा इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाइए, मिल रहे हैं, इन दोनों को आप मिलाइए, हमने पूरी कोशिश की है मिलाने की, ठीक है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक। अब ग्राफ जहाँ पर कट कर रहे हैं वही उसका क्या है, सॉल्यूशन। अब ग्राफ देखिए, ये क्या है 3 और ये क्या है आपका -2, ये क्या है -2, यानी 3, -2 पे कट कर रहे हैं, तो 3, -2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3, -2 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। यानी x = 3 और y = -2, y = -2 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से भी हमने इसका सॉल्यूशन बताया। तो चारों ही मेथड हमने आपको डिस्कस कर दिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये चारों मेथड यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने सुविधा अनुसार। लेकिन सबसे अच्छा मेथड जो है, सबसे अच्छा मेथड जो होता है यूज़ करने का, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। और आप आगे जब पहुंचते जाएंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, देखेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आप ज़्यादातर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छा और आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है, लेकिन हमने सारे ही मेथड आपको बता दिए। और ख़ासकर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आप लोग थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। यहाँ पर क्लास 9 का आपका पूरा जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, एकदम ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आप क्वेश्चन करते रहिए, आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।